हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनोज सर में। मैं हूं गौरव सिंह और आपके सामने लेकर आया हूं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत धारा। और दोस्तों इस विद्युत धारा में आज जो हमारा पार्ट है वो पार्ट नंबर 11 है। पार्ट नंबर 10 तक मैंने आपको पिछले वीडियोस में कराए हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कराई थी, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके हमारा वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो बोर्ड में आ चुके हैं मैंने वही लिए हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने कराया है, तो आप उसको ज़रूर देखें। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 11। इसमें भी हम कुछ और भी आगे के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम लेकर आए हैं जो कि कैसे हैं, आए हुए हैं और बोर्ड में आ चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, ध्यान से देखेंगे और लास्ट तक इसको वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट तक मैंने जिसमें न्यूमेरिकल्स लिए हैं वो कुछ और भी एडवांस लेवल के लिए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा आज का, ये यूपी बोर्ड 2017 में 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देखेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल मनोज सर गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट और फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक कर दें अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो। चलिए बात करते हैं हम इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। देखिए, एक चालक में 50 वोल्ट पर 2 मिली एम्पियर और 60 वोल्ट पर 3 मिली एम्पियर धारा बह रही है। तो देखिए यहाँ पर हमें 2 वोल्टेज अलग अलग दे रखे हैं, तो लिखेंगे हम दिया है। क्या दे रखा है इसमें देखेंगे ध्यान से। मान लीजिए पहला वोल्टेज है V1, मान लेते हैं कितना है 50 वोल्ट, और इसमें धारा कितनी है, मान लो I1 है 2 मिली एम्पियर की। 2 मिली एम्पियर 2 गुना 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर कर सकते हो। फिर हमें दूसरा वोल्टेज दिया है V2, मान लेते हैं उसको 60 वोल्ट, और जैसे ही वोल्टेज 60 वोल्ट होता है तो इसमें प्रवाहित धारा का मान हो जाता है 3 मिली एम्पियर, मतलब 3 गुना 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर, ठीक है। यानी आपको एक सिचुएशन ये दे रखी है और एक ये, यानी जब वोल्टेज आपने 50 वोल्ट यूज़ किए हैं, ठीक है, अप्लाई किए हैं, तो धारा 2 मिली एम्पियर है, और आपने वोल्टेज को बढ़ाकर 50 से 60 कर दिया है, यानी वोल्टेज में क्या की है, वृद्धि की है। तो वोल्टेज बढ़ाने से ओम के नियम के अनुसार धारा में वृद्धि होगी और वो 2 मिली एम्पियर से बढ़कर 3 मिली एम्पियर हो चुकी है, ठीक है। तो अब ये बताना है, ये जो चालक जो आपने लिया है वो यानी कि वो कैसा है, ओमीय है या अनोमीय, आपको ये निकालना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको हल, समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए इसमें आया है चालक ओमीय है या अनओमीय। ओमीय अनोमीय का मतलब क्या है यहाँ पर समझेंगे। देखिए अगर चालक है कोई, तो ओम के नियम अनुसार जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो साथ ही साथ धारा में वृद्धि होती है, लेकिन वोल्टेज और करंट का जो रेशो होता है ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर ऐसा है कांस्टेंट है, चाहे वोल्टेज कितने भी हो, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग करंट चाहे कितनी भी आई हो, हर बार वोल्टेज और करस्पॉन्डिंग करंट का जब भी हम रेशो निकालेंगे वो ऑलवेज क्या रहेगा, सेम आना चाहिए। अगर सेम आ रहा है मीन्स कांस्टेंट आ रहा है तो ओमीय है, पर जो आपने चालक लिया है अदरवाइज क्या हो जाएगा, अनोमीय हो जाएगा, यानी ओमिक और ननोमिक, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम इस कंडीशन में, फर्स्ट हमारी जो कंडीशन है, ठीक है, इसमें देखते हैं कांस्टेंट कितना होगा, रेशो कितना होगा वोल्टेज और करंट का। यानी कि क्या होता है, वोल्टेज करंट का रेशो रेजिस्टेंस होता है, क्या होगा, R बराबर V अपॉन I, तो V1 अपॉन I1। अच्छा वोल्टेज की वैल्यू क्या है, 50 वोल्टेज है, और करंट कितनी है इसमें 2 मिली एम्पियर, 2 गुना 10 की पावर माइनस के 3, तो 2 से कट जाएगा ये 25 बार, यानी कि पहली स्थिति में रेजिस्टेंस को R1 मान लेते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, 25 गुणा 10 की पावर हो जाएगा ऊपर जाकर के 3, ठीक है, इतने ओम आ गया, ठीक। अब आपने वोल्टेज को चेंज कर दिया, 50 से 60 कर दिया, तो रेजिस्टेंस कितना होगा इस सिचुएशन सेकंड के लिए, R इक्वल टू V अपॉन I, V2 अपॉन I2, ठीक है। V2 कितना है 60, और करंट कितनी है इसमें 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 से कट गया 20 बार, यानी रेजिस्टेंस R2 कितना आ गया, 20 गुणा 10 की पावर 3, इतने ओम आ गया। अब देखिए आपने
चालक थोड़ी ना बदला है, चालक तो वही है, बस आपने वोल्टेज को बढ़ाया। जैसी वोल्टेज बढ़ाया करंट बढ़ गई, तो 50 से 60 किया तो धारा 2 से 3 मिली एम्पीयर होगी। तो यहाँ पर दोनों बार वोल्टेज और करंट का रेशो जो होना चाहिए ना, वो कैसा होना चाहिए था, कांस्टेंट होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो इसका मतलब क्या है, ओम के नियम का पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 25 आया है, ठीक है, 25 गुणा 10 की पावर 3 ओम, और यहाँ आ गया हमारा 20 गुणा 10 की पावर 3 ओम। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये कैसा आ रहा है, चेंज होके आ गया, बदल के आया है। मतलब जो रेशो जो है इन दोनों का क्या है, कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर नन ओमिक चालक है। चालक कैसा आपका, नन ओमीय है, ठीक है, अनओमीय चालक है। तो यहाँ से आप देख पाएंगे, क्योंकि R1 नॉट इक्वल टू R2, ये है इसकी कंडीशन। अरे R1 R2 बराबर होते तो ओमीय परिपथ हो जाता। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, यूपी बोर्ड 2015 में आया हुआ क्वेश्चन 2 नंबर में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये उस टॉपिक से है जहां पर प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव देखा जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब किसी चालक का ताप अगर आप बढ़ा देते हैं तो साथ ही साथ उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाता है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बोर्ड में कभी कभी आ जाता है, कई बार यहाँ से बोर्ड में आया हुआ न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो ताप पर प्रतिरोध कैसे निर्भर करता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनता है, और कुछ इस तरीके से होता है। मैं आपको एक क्वेश्चन लेकर सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। चलिए, इसमें है जैसे कि एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर है 3 ओम, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है 3.75 ओम, ठीक है। इसके बाद एक अज्ञात ताप पर हमने प्रतिरोध निकाला, जो कि कितना, 3.15 ओम है। तो उस अज्ञात ताप का मान क्या होगा, आपको वो निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए क्या दे रखा है, आपको लिखेंगे हम, दिया है एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, ताप कितना है, ताप पर ओम दे रखा, प्रतिरोध दे रखा 3 ओम। देखिए इसको लिख सकते हैं R0 बराबर 3 ओम। कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर है ना, तो इसको R0 लिख दीजिए, क्या है, 3 ओम। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना है, 3.75। तो यहाँ लिखेंगे R100 कितना है, 3.75 ओम। और टेम्परेचर क्या दे रखा है, टी की वैल्यू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फिर कह रहा है किसी अज्ञात ताप पर, मान लो टेम्परेचर है वो T2 मान के चलो, ठीक है, इसी की आपको वैल्यू निकालनी है। और इस पर रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, RT2 क्या दे रखा है, 3.15 ओम। इस तरीके से आपने लिख लिया है, ठीक है। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला होता है RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। ये होता है एक फॉर्मूला, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। यानी T टेम्परेचर है, ये R0 क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध है, ये अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक है, और T क्या है, ताप है, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का यूज करके सबसे पहले इस फॉर्मूले के लिए, यानी इस क्वेश्चन के लिए हम अल्फा निकाल लेते हैं, क्या होगा। तो RT जो कि T कितना हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको RT है ये, और T कितना है यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसलिए मैंने इसको R100 लिख दिया है। तो कह सकते हैं RT की वैल्यू क्या है यहाँ पर, क्या है, 3.75। R0 क्या है आपका, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओम हो जाए, रेजिस्टेंस हो जाएगा, जो कि 3 है। 1 प्लस अल्फा फाइंड कर लेंगे, और T कितना, टेम्परेचर जो कि कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो 100। इस तरीके से आप सारी वैल्यू को आप रख करके अल्फा निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए देखो अल्फा निकाल लेते हैं, कितना होगा, 3.75 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 100 इंटू अल्फा, यही होगा ना। यहाँ से आप इसको 100 कर सकते हो, और 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा
6 और 3 5 जा 15, ठीक है, इतना आ गया ये, यानी 125/100 और माइनस का 1 हो जाएगा इधर आकर के 100 अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ से 125 माइनस 100 अपॉन 100 इक्वल टू 100 इंटू अल्फ़ा, ठीक। तो 125 में 100 गए तो 25 रह गए ओनली, 25/100 और इधर ये वाला भी 100 इसके नीचे आ गया, बराबर रह गया अल्फ़ा। 25 से काट दो 4 बार, ठीक है, और अल्फ़ा निकल जाएगा यहाँ से, कितना होगा अल्फ़ा 1/400 हो गया। ये 1/4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 में डिवाइड कर दो 1 में 4 का, 9 0 पॉइंट लगा के 0, 4 दूनी 8 बचा 2 पॉइंट लगा दीजिए, 4 5 20, 0.25 रह गया ना ये, तो 0.25 और कितना है बाई 100, ठीक है। और आप चाहो तो इसे 2.5 लिख सकते हो, इंटू 10 की पावर -3 भी कर सकते हो, ठीक है भाई। 100 ऊपर जाकर -2 हो जाएगा और एक पॉइंट को इधर ले जाएंगे तो एक पावर माइनस और हो जाएगी, 2.5 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा, ठीक है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा निकल गया इस क्वेश्चन में, ठीक है। जब आपने अल्फा निकाल दिया है, अब आप टेम्परेचर T2 को फाइंड कर लेंगे इजीली। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, मैं यहाँ से रफ करके इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, ठीक है। देखिए क्या होगा, यहीं से करते हैं हम इसको, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे आप, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T। लेकिन इस बार हम किसके लिए लगा रहे हैं, हम टेम्परेचर T2 के लिए लगा रहे हैं, तो यहाँ T2 कर दो, यहाँ भी T2 कर दो, ठीक है, बाकी से रहेगा सेम। तो क्वेश्चन समझ में, फॉर्मूला समझ में आया कैसे लगाया। तो देखिए RT2 की वैल्यू हम क्या दे रखी है इसमें, ये दे रखी है 3.15 इज इक्वल टू R0 जो कि हमारा पहले भी 3 था और अभी भी 3 है, अल्फा जो कि हमारा 2.5 इंटू 10 की पावर -3 आ चुका है, और ये T2 आपको फाइंड करना है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ इसको, यहाँ से सॉल्व करेंगे। देखिए 3 को नीचे ले आएंगे, 1 प्लस 2.5 इंटू 10 की पावर -3 T2, सही है। इसमें आप फिर से वही कर देंगे, 100 कर देंगे इसको, 3 से काट दीजिए, 3 1 जा 3, ना यानी कि 0 3 5 जा 15, ठीक है। और 105/100 और यहाँ हो जाएगा 1 इधर जाकर माइनस 2.5 इंटू 10 की पावर -3 T2, ठीक है। 105 में 100 का भाग करेंगे तो ये 1.05 हो जाएगा, -1 2.5 इंटू 10 की पावर -3 T2, और यहाँ से 0.05 रह गया, ठीक है। और ये 2.5 गुणा 10 की पावर -3 T2, और फिर यहाँ से हम 0.05 इसके नीचे ले जाएंगे, 2.5 इंटू 10 की पावर -3 को इज इक्वल टू T2। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, 5 से काट दीजिए, 5 5 25 5 बार, ठीक है, और 5 से कट गया ये आपका 2 बार, ठीक। तो ऊपर क्या रहेगा, ओनली T2 जो आएगा वो कितना आएगा, एक तो ऊपर है 2, ठीक, और 10 की पावर -3 10 की पावर 2 यानी 10 की पावर -1, ओके। और इसको आप कर सकते हैं 2 इंटू 10 पावर -1 यानी कि 10, और T2 की वैल्यू आ गई 10 2 जा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये होगा इसका आंसर। जो आपको अननोन टेम्परेचर दे रखा था ना, अज्ञात प्रतिरोध, उसका मान निकल के आएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, और ये 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में, और इस टाइप के न्यूमेरिकल आ जाते हैं कई बार बोर्ड में, तो आप इसको ज़रूर देख लेना। एक और भी ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है,
5 ओम के एक मोटे तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुनी कर दी जाती है, नए तार के प्रतिरोध की गणना कीजिए। यानी कहने का मतलब क्या है, एक तार है, मोटा तार, उसकी लंबाई है, मान लीजिए शुरुआत में मान के चलते हैं L लंबाई है, और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A है। अब उसको खींच करके 3 गुनी लंबाई का कर दिया, मतलब अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर तो उसको खींचकर 15 सेंटीमीटर कर दिया है, तो यानी 3 गुनी लंबाई तक खींच करके उसे बड़ा कर दिया है। ठीक है, लंबाई बढ़ा दिया है। तो जैसे तार की लंबाई बढ़ जाती है तो तार की लंबाई बढ़ेगी तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो ये कह रहा है कि नया प्रतिरोध कितना होगा यदि बिना खींचे कितना है, 5 ओम है। ठीक है, यानी जब तक आपने नहीं खींचा है प्रारंभिक इस अवस्था में तब तक तो 5 ओम है, खींच दिया 3 गुनी लंबाई तक तो प्रतिरोध बदल जाएगा, नया प्रतिरोध बताइए कितना होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है और 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको देखेंगे जरूर। तो देखिए क्या है, ध्यान से देखें। मान लीजिए प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है, R है, जो कि कितना है, 5 ओम है, इतना आपको दे रखा है। ठीक है, अब आपको करना है इसको हल, तो कैसे करेंगे, माना क्या मान लेते हैं, चालक की लंबाई क्या है प्रारंभिक अवस्था में, A है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक की लंबाई L है और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A है। जब उसकी लंबाई को खींच करके 3 गुना कर दिया तो मान लीजिए उसकी लंबाई कितनी होगी, बाद में L डैश होगी, मान लो L डैश हो गई, और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो गया, A से परिवर्तित होकर A डैश हो गया है। इतना आपको समझ में आया ना। चलिए, तो यहां से देखिए, इस कंडीशन में देखिए तार को खींचकर 3 गुना लंबाई का कर दिया है ना, तो इस अवस्था में कभी भी चालक का आयतन नहीं बदलेगा, यानी आयतन क्या रहेगा, सेम रहेगा। भाई लंबाई को तो घटा बढ़ा दिया है, बाकी कोई दिक्कत, मतलब बाकी तो और कुछ किया नहीं है हमने, कोई चेंज, केवल लंबाई को घटा बढ़ा दिया। मतलब एक आकृति को बिगाड़ करके कोई नई आकृति बना दी जाती है ना, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा आयतन क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है, तो एक आकृति को चेंज करके दूसरी आकृति बदल दिया है और वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आती है, और उसका प्रतिरोध तो बदलेगा, ठीक है, लेकिन आयतन नहीं बदलेगा। तो देखिए हम आयतन देखते हैं, तो प्रारंभ में आयतन कितना होगा, आप लिखेंगे खींचने से पहले, किसको, तार को, तो लिख देंगे यहाँ तार को खींचने से पहले आयतन, चालक का आयतन कितना होगा, आयतन होगा क्षेत्रफल गुना लंबाई। ठीक है भाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसमें उसकी प्रारंभिक लंबाई L से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब जब आपने तार को खींच दिया है, तार को खींचने के बाद आयतन कितना हो जाएगा, नया आयतन बन गया। अब मालूम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A डैश हो गया और लंबाई होगी L डैश, तो नया आयतन कितना होगा, A डैश इंटू L डैश। ठीक है, अब हम जानते हैं कि आयतन कभी बदलता नहीं है, अर्थात AL बराबर होगा A डैश L डैश, मतलब प्रारंभिक आयतन बराबर अंतिम आयतन। ठीक है, चलिए यहां से A अपॉन A डैश कर लीजिए, इसको बराबर L डैश, इस L को ले आइए इसके नीचे, एक यहां से आपको रिलेशन मिल गया लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। इसके बाद देखिए, तार को जब खींचा नहीं था आपने तो उसका प्रतिरोध कैसे निकलेगा, R रो L अपॉन A, यही होता है ना। कौन सी अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में। ठीक है, और नया प्रतिरोध मान लो R डैश हो गया, जो कि कैसे निकलेगा, रो L डैश अपॉन A डैश, यही तो होगा, क्योंकि लंबाई बदल गई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बदल गया। लेकिन कभी भी ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो ये जो रो है, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, ये नहीं बदलता है। ये तभी बदलेगा जब आपने चालक को ही बदल दिया है। ठीक है, जब तक चालक नहीं बदला जाएगा तब तक रो का मान भी नहीं बदलता है। ये हो गया हमारी समीकरण नंबर 2। ये कब है, अंतिम, जब आपने खींच दिया है ना इसको, अंतिम अवस्था में आ गया ये।
अंतिम अवस्था है। अंतिम अवस्था में आ गया। अब हमें क्या निकालना है, नया प्रतिरोध निकालना है, यानी कि R डैश निकालना है। तो हम इसमें एक काम करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग कर देंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर, ठीक है। तो जैसे हम भाग करेंगे क्या होगा, देखिए R डैश अपॉन R हो जाएगा, जो कि कितना होगा, रो L डैश अपॉन A डैश। इसको और सही से लिख देता हूं मैं, रो L डैश अपॉन A डैश अपॉन, ठीक है, R की वैल्यू क्या है, रो L अपॉन A। अब देखिए यहां से ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, रो L डैश A अपॉन रो L A डैश। ये कैंसिल हो चुका है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, इसको यहाँ कर दूंगा मैं। देखिए R डैश अपॉन R की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया हमारा A अपॉन A डैश, A अपॉन A डैश इंटू L डैश अपॉन L। लिख सकते हैं ना इसको, L डैश अपॉन L लिख सकते हैं ना। चलिए R डैश अपॉन R इज इक्वल टू, देखिए A अपॉन A डैश किसके बराबर है, L डैश अपॉन L के। कितना है, L डैश अपॉन L के, ठीक है, इनटू, और ये आपका L डैश अपॉन L है ही पहले से ही। A अपॉन A डैश को मैंने क्या लिख दिया यहाँ से, L डैश अपॉन L लिख दिया है, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। चलिए अब ये जो हो जाएगा L डैश का स्क्वायर अपॉन L का स्क्वायर, यही तो होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं इसको भी यहाँ से रफ कर देता हूँ इसको, और आगे मैं कर दूंगा यहाँ से। देखिए R डैश की जो वैल्यू आ गई वो आ गई कैपिटल R, और देखिए यहाँ मैंने क्या लिया, देखिए L डैश का स्क्वायर। अब एक चीज़ बताइए, नई लंबाई जो है उसकी L डैश कितनी है, पहले की 3 गुनी है ना, यानी 3L के बराबर है। तो क्यों ना L डैश की जगह 3L लिख दूँ, मैं 3 गुनी लंबाई तक खींचा है ना आपने, तो कितना हो गया, प्रारंभिक लंबाई का 3 गुने के बराबर आ गया L डैश। तो क्यों ना इस L डैश की जगह 3L लिख दूँ मैं, 3L, ठीक है, अपॉन L, और पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना। देखो L डैश के ऊपर भी स्क्वायर है, इसके भी ऊपर भी स्क्वायर है, तो मैंने L डैश को 3L कर दिया और इसको हमने L कर दिया, पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो R डैश इक्वल टू, ये जो कैपिटल R है वो कितना है, पहले 5 ओम था, ठीक है, और बाकी 3 का स्क्वायर हो गया 9, ठीक। तो यानी कि नया जो रेजिस्टेंस आ गया ना, 9 5 45 आ गया, 45 ओम हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक अलग लेवल का क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बढ़िया। तो इसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। और लेता हूँ एक और इम्पोर्टेंट, जो कि थोड़ा थोड़ा इसी के बेसिस पर है, ठीक है, इसी प्रकार का है, पर वो इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप देखेंगे। चलिए मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर, बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। और देखिए ये 2006 और 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एक अलग ही लेवल का क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर करें, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या समझेंगे, एक बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है, तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। यानी मान लीजिए प्रारंभिक अवस्था में हमने कोई एक तार लिया है जिसकी लंबाई मान लो स्मॉल l है, और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लिया हमने a, ठीक है, कैपिटल A। अब उसको खींच करके 10% लंबाई बढ़ा दी, मतलब टोटल लंबाई का 10% हमने वृद्धि की है लंबाई में। तो जैसी तारे में लंबाई में वृद्धि करेंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो प्रतिरोध में कितने % की वृद्धि हुई है, देखिए लंबाई में वृद्धि दी है, और प्रतिरोध में जो वृद्धि होगी वो भी आपको प्रतिशत में ही निकालनी है। ये क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या है, कैसे हल करेंगे। माना चालक की प्रारंभिक लंबाई स्मॉल l तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल
कैपिटल ए है, ठीक है, इतना आपने लिखा, ठीक है। तो देखिए प्रारंभिक लंबाई कितनी है उसकी, एल है, और लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है, मान लो डेल्टा एल की वृद्धि हुई है, लंबाई में वृद्धि मान लो मैं डेल्टा एल है, ठीक है। तो कितनी होगी, तो डेल्टा एल कितनी वृद्धि की है हमने, 10% बढ़ाई है, यानी कि लंबाई का 10%, 10/100। भाई प्रारंभिक लंबाई की 10% की वृद्धि हुई है ना, तो डेल्टा एल क्या है, एल क्या है प्रारंभिक लंबाई, और डेल्टा एल है लंबाई में वृद्धि। तो लंबाई में वृद्धि कितनी हुई है, जो उसकी प्रारंभिक लंबाई है उसकी 10% बढ़ाई है, तो 10/100, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या लिखेंगे, 0 का आंसर हो जाएगा, यानी कहने का मतलब L/100, सॉरी L/10, L/10। तो डेल्टा एल की वैल्यू आ गई L/10। तो अब लंबाई में वृद्धि तो हुई उतनी, तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, तो चालक की कुल लंबाई आ गई, यहाँ से चालक की कुल लंबाई निकल के आ गई, कुल लंबाई, और कौन सी वाली, नई लंबाई है ना, क्या आ गई, मान लो वो L' हो गई लंबाई। भाई वृद्धि कर दी ना आपने, तो लंबाई L कहाँ रही, तो वो डेल्टा एल की वृद्धि होगी ना, तो बाद में कितनी टोटल हो गई, L' मान लेते हैं उसको। कैसे निकलेगा, L में आप इस डेल्टा एल को, यानी वृद्धि जो की आपने L/10 यानी 10% की, उसको जोड़ दीजिए। तो पहले की लंबाई में उसकी लंबाई में हुई वृद्धि को जोड़ दीजिए, नई लंबाई निकल के आ जाएगी, चालक की कुल लंबाई निकल के आ गई अब, ठीक है। L' कितना होगा, L प्लस डेल्टा एल की वैल्यू क्या है हमारी, L/10। इसको जब आप एलसीएम करेंगे तो 10L + L 11L/10 आ गया, या इसको आप कर सकते हैं L' बराबर 1.1L, और यहाँ से आप L'/L भी कर सकते हैं, इसको बराबर 1.1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। L'/L की वैल्यू आ गई 1.1, ठीक है। इतना हमने इसको करके छोड़ दिया, ठीक। चलिए यहाँ मैं लिख दूंगा खींचने के पश्चात या खींचने के बाद, खींचने के बाद, तो ध्यान रखना कुल लंबाई खींचने के बाद निकाली है, खींचने के बाद चालक की कुल लंबाई, ठीक है, इतनी आ गई, नई लंबाई निकल के आ गई, यानी दोनों लंबाइयों का अनुपात निकल के आ गया, ठीक है। चलिए इसके बाद हम जानते हैं, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में एक चीज़ बताई थी, जब चालक को खींच करके लंबाई बढ़ा दी है उसकी, तो ऐसी कंडीशन में कभी भी आयतन नहीं बदलता है। तो हम फिर से वही कंसेप्ट लेकर आएंगे कि आयतन क्या रहेगा, समान, मतलब पहले का आयतन निकलेगा A × L, भाई उसकी प्रारंभिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में लंबाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्षेत्रफल गुणा लंबाई, और ऐसे ही नया क्षेत्रफल A' मान लीजिए, और नई लंबाई है उसकी L'। तो ये क्या होगा, प्रारंभिक आयतन, ये हो गया हमारा खींचने के बाद नया आयतन, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से मैं L'/L, तो A/A', मैं इसको A को नीचे ले आया, L' इस L को मैं ले आऊँगा नीचे L के, और यहाँ से L'/L की वैल्यू क्या है, देखिए L'/L आ गया, और L'/L किसके बराबर, 1.1 के, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से हमने क्या लिख दिया है, L'/L को 1.1 लिख दिया है। तो इतना समझ में आया आपको। इसके बाद हमें प्रतिरोध में वृद्धि निकालनी है। प्रतिरोध में वृद्धि तो हम तभी निकालेंगे जब हमें नया प्रतिरोध मालूम हो। तो सबसे पहले हम नया प्रतिरोध निकाल लेते हैं, कितना निकल के आएगा, फिर उसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर देंगे, हो जाएगा आपका आंसर। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं प्रतिरोध निकालूंगा, नया प्रतिरोध होगा कितना। तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे उसको, मान लीजिए उसका प्रतिरोध कितना है, शुरुआत में प्रारंभिक प्रतिरोध है उसका R, तो कैसे निकलेगा, ρL/A, यही होता है ना फॉर्मूला प्रतिरोध का। बाद में प्रतिरोध कितना हो जाएगा उसका, मान लो R' हो गया, जो कि ρL'/A' के बराबर होगा, ठीक है। अब मैं R' में R का क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, ठीक। चलिए इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ करता हूँ। तो R' में R का डिवाइड कर दीजिए आप, तो देखिए क्या होगा, ρL'/A', सही से लिख दें इसको, ρL'/A', ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा, R है ρL/A। अब ये ऊपर गया और ये यहाँ, तो कितना आ जाएगा, देखिए ρL'/A/ρLA'।
भाई रो से तो रो कैंसिल हो जाएगा, आर डैश अपॉन आर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, एल डैश अपॉन एल इंटू ए अपॉन ए डैश, लिख सकते हैं या नहीं। अब देखिए एल डैश अपॉन एल की वैल्यू जो है, देखिए यहाँ देखिए एल डैश अपॉन एल की वैल्यू कितनी है 1.1 इंटू, अब ए अपॉन ए डैश, ए अपॉन ए डैश की वैल्यू भी क्या आ रही है 1.1 आ रही है ना, तो 1.1 ओके। तो यहाँ से आर डैश अपॉन आर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आई 1.1 की 1.1 में करेंगे 11 11 121 हो गया, और 2 के बाद पॉइंट यानी 1.21 आ गया। यहाँ से आपने देखा आर डैश अपॉन आर क्या आ गया, यानी नया प्रतिरोध और प्रारंभिक प्रतिरोध का अनुपात निकाला 1.21 आ गया। ठीक है, अब मैं इसको देखिए यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इसको, ताकि इसको मैं प्रतिशत में कन्वर्ट कर दूँ। तो मैंने क्या कर दिया, ये निकाल लिया कि नया प्रतिरोध और प्रारंभिक प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा। अब मुझे निकालनी है प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, अगर आपको प्रतिशत वाले सवाल आते हैं करने, यानी जहां पर हम चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह निकालते हैं, साधारण ब्याज निकालते हैं, प्रतिशत में निकालते हैं, लाभ हानि निकालते हैं लाभ हानि वाले क्वेश्चन, ठीक है, तो वहां से आपको समझ में आ रहा होगा प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे। देखिए प्रतिशत वृद्धि होगी, देखिए पहले तो बात की है वृद्धि, वृद्धि कैसे निकालोगे, नया प्रतिरोध माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध, ठीक है। और प्रतिशत के लिए क्या करोगे, प्रतिशत के लिए हमेशा प्रारंभिक मान का क्या कर देते हैं भाग और इनटू कर देते हैं 100। तो ये तरीका होता है, ठीक है, प्रतिशत में कन्वर्ट करने का। देखिए वृद्धि निकालनी है, वृद्धि तो पहले निकाल दीजिए, नया प्रतिरोध में से पुराना वाला प्रतिरोध घटा दीजिए, ये तो निकल गई वृद्धि। इसको कन्वर्ट कर रहे हैं आप प्रतिशत में, तो प्रतिशत हमेशा किसके सापेक्ष देखा जाता है, प्रारंभिक अवस्था के सापेक्ष, और प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है आर है, इसलिए आर का डिवाइड कर दिया और प्रतिशत बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जहां आपने लाभ हानि परसेंटेज निकाले होंगे, प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि, तो वहां भी आपने कुछ ऐसे ही फॉर्मूले पढ़े होंगे, ठीक है, 10th क्लास में या फिर 9th क्लास में। तो देखिए आर डैश, इसको हम आर डैश अपॉन आर माइनस कैपिटल आर अपॉन आर इंटू 100 भी लिख सकते हैं ना, बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसको ऐसा लिखा जा सकता है या नहीं, ठीक है। प्रतिशत वृद्धि आ रही है, आर डैश अपॉन आर माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया, 1 रह गया ना, इंटू 100। और देखिए आर डैश अपॉन आर की जो वैल्यू है ना वो 1.21 है, क्या है 1.21 माइनस 1 इंटू 100। और देखिए इसके आगे 1.21 में से 1 घट जाएगा तो 0.21 रह गया इंटू 100। और देखिए यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 100 लग जाएगा, 100 से 100 खत्म, क्या रह गया 21 रह गया। मतलब नया जो प्रतिरोध हो जाएगा ना वो 21% आएगा, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो जब आप तार की लंबाई को खींचकर इसकी प्रारंभिक लंबाई का 10% बढ़ा देते हैं तो नया प्रतिरोध जो हो जाएगा वो 21% बढ़ के आएगा, ठीक है, प्रतिरोध में 21% की वृद्धि होगी। तो है ना एक अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर करें, कई बार बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको ज़रूर कर लें। काफ़ी अच्छा, इम्पोर्टेंट और आसान भी है, कुछ ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अच्छा है, इम्पोर्टेंट भी है और आसान भी है, तो आप इसको ज़रूर कर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया करें हमें क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या क्लासेस कैसी चल रही है, कैसी लग रही है आपको हमारी क्लासेस, आप बताया करें कमेंट सेक्शन में, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, नए वंदे मातरम।